Hello and welcome, dear students. So finally we meet after such a long time, right? So I hope all of you are still there. And all right. So this is the lecture where we had to discuss uh, some more concepts of topic functions. All right. नहीं हुआ यार. Okay, so fine. So students, so this is Unacademy JE, and you are watching JEE Live Daily. So in last class, we were able to discuss quite a few concepts. We were able to discuss classification of functions in detail. ठीक है? तो इस लेक्चर में हम कंपोजिट फंक्शन पर फोकस करेंगे, ठीक है? और उसको पूरी तरह से समझ लेंगे, ठीक है? चलो, तो those of those students who are new here, I will be your mathematics educator on this channel. My name is Samir Chincholikar and I am a graduate of IIT Roorkee. फाइन. तो जल्दी से आपको बता देता हूं कि हमारे पास एक टेलीग्राम ऐप भी है जिस पे आप हमसे कनेक्ट होकर हमसे डाउट्स पूछ सकते हैं, हमसे कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, कुछ गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए आप हमसे बात कर सकते हैं. और साथ ही साथ आप जैसे और भी कोई स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ आप इंटरेक्ट करके अच्छा महसूस करेंगे, ठीक है? तो डू ज्वाइन दिस ग्रुप. शेड्यूल आई थिंक आप सब बच्चों को पता ही है, ठीक है? द बिगनिंग ऑफ द वीक इज फॉर 11th standard students, right? Monday, Tuesday, Wednesday, and later half of the week, Friday, Saturday, Sunday, is for 12th class students. So today we are bringing you lecture for 12th standard students. I hope everyone is clear about that. Although the topics are all functions, लेकिन वो bifurcation भी I think हमने discuss किया हुआ है, ठीक है? चलो, तो लास्ट क्लास में जाने से पहले हमने एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, ठीक है? पहले उसको जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था. और मैं बता दूं कि अगर आपने ये क्वेश्चन वाकई कर लिया है, देन रियली वेल डन, क्योंकि ये आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? तो अगर आपने ये क्वेश्चन लेक्चर सुनकर कर लिया है तो फिर डेफिनेटली माइंड ब्लोइंग, यू आर डूइंग रियली गुड, ठीक है? तो समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या था. कि हमारे पास एक फंक्शन है जो आर से आर में डिफाइंड है ना, ऐसे लिखने की आदत है अब हमें. और फंक्शन की डेफिनेशन दी हुई है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 अपॉन अल्फा प्लस 6x माइनस 8x स्क्वायर. तो ये जो समथिंग अपॉन समथिंग क्वाड्रेटिक लिखा हुआ होता है, उसके लिए हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि रेंज कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है? लेकिन इसने एग्जैक्टली ये नहीं बोला कि मुझे रेंज फाइंड करके बताओ. उसने क्या बोला है कि ये जो फंक्शन है ये ऑन टू है, तो अल्फा क्या होना चाहिए. तो अब ऑन टू के लिए हमने लास्ट लेक्चर में क्या सीखा था कि रेंज इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए. अब कोडोमेन उसने क्वेश्चन में दे दी, आर है. इसका मतलब मुझे अल्फा ऐसा ढूंढ के बताना है कि इसका रेंज भी कैपिटल आर हो जाए, ठीक है? ऐसा कुछ तो क्वेश्चन है, ठीक है? तो चलो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं. इसके अंदर काफी इंटेंसिव कैलकुलेशंस है, तो मैंने पहले से किया हुआ है. यहाँ पे देखो, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऑन टू फंक्शन मतलब होता क्या है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, आर उसने दिया हुआ है, इतना हमने डिस्कस किया. अब समथिंग अपॉन समथिंग, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक जब दिया हुआ होता है तो सॉल्व करने का तरीका तो देखो यही होता है कि हम क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में हम x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे. देखो एक्स स्क्वायर x एंड कांस्टेंट, ठीक है? इसका मतलब ये जो इक्वेशन आई यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके, वो एक क्वाड्रेटिक इन x है, ठीक है? अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि x, हर x के लिए ये सॉरी हर एक x जो है वो इनपुट हमारा वो कैसा है, रियल है. अगर x रियल इनपुट है ना, अगर x रियल इनपुट है तो क्लियरली मेरे पास इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, नहीं तो इमेजिनरी आएंगे ना रूट्स इसके, ठीक है? तो इसके रूट्स अगर ऊपर वाली इक्वेशन के रियल हैं, ऐसा मुझे पता है. ऐसा क्यों पता है? क्योंकि मैं रियल इनपुट ही तो डालूंगा. एक्स तो मेरे हाथ में है ना इनपुट देना, तो मैं तो रियल इनपुट ही डालूंगा. अब लेकिन मैंने उसको चेंज करके ऐसा लिख लिया, तो मैं उल्टा बोल रहा हूँ कि अब इसका मतलब मुझे रियल इनपुट चाहिए, ठीक है? अगर मुझे रियल इनपुट चाहिए तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो हमें पहले से पता है, ठीक है? अगर मैं वो डिस्क्रिमिनेंट लिखता हूँ, ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, बी स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वो माइनस माइनस मिल गया ना, प्लस हो गया बीच में, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखा हुआ है. अगर इस बात को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास अब फिर से क्या हो गया, अब वेरिएबल तो खत्म हो गया x, लेकिन अब जो हमने डिस्क्रिमिनेंट लिखा उसके अंदर y मेन वेरिएबल बन के बाहर आ गया, ठीक है? तो हमने देखा कि एक्चुअली y में क्वाड्रेटिक बन गई, ठीक है? अब जो डिस्क्रिमिनेंट आया उसमें y में क्वाड्रेटिक बन गई, और वो क्वाड्रेटिक कैसे चाहिए हमें, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए,
ठीक है। तो कोई क्वाड्रेटिक आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए, दिमाग में आपके ग्राफ आया क्या? एक क्वाड्रेटिक जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है उसका ग्राफ कैसा होता है? ऐसा कुछ होगा, ये हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसलिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, तो पहली बात तो ये समझ में आ रहा है कि अपवर्ड फेसिंग होना चाहिए। डाउनवर्ड फेसिंग तो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो नहीं सकता, कहीं ना कहीं जाके तो एक्स एक्सिस के नीचे चला ही जाएगा। ठीक है, तो अपवर्ड फेसिंग होना चाहिए और हमेशा ऊपर रहना चाहिए। इसका मतलब इसने एक्स एक्सिस को कट नहीं करना चाहिए। एक्स एक्सिस को कट नहीं करना है, इसका मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन और इक्वल टू 0 और अपवर्ड फेसिंग हो, उसके लिए मैंने क्या किया है कि वाई स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको ग्रेटर देन 0 कर दिया। आई थी बात समझ में? ठीक है, तो अब जैसे मैं डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0 लिखा हूं, देखो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन और इक्वल टू 0, अब सब कुछ हट गया, अब बस अल्फा बचा है। ठीक है, तो अल्फा में एक इनइक्वालिटी आई है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा। ठीक है, तो तीन चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है, पहले हमने स्टार्ट कहां से किया? एक्स के क्वाड्रेटिक से स्टार्ट किया, उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 क्यों किया? क्योंकि एक्स रियल है। उसके बाद y में क्वाड्रेटिक बन गई, डी लिखते सही, y में क्वाड्रेटिक को हमने जो बनी उसको डी लेस देन 0 क्यों किया? क्योंकि वो इनइक्वालिटी क्या डिमांड कर रहा था? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिमांड कर रहा था, तो इस ग्राफ के हिसाब से हमने ये कुछ तो लिखा। ठीक है, अब ये जो आया है हमारे पास फाइनल आंसर, ठीक है, फाइनल आंसर इन अल्फा, ठीक है, उसको हम क्या करना चाह रहे हैं? उसको हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। उसको सॉल्व करते तो आपके पास अच्छा सा आंसर आ जाता है 2 से लेके 14 तक। ठीक है, तो आपके पास ये नोट्स अवेलेबल रहेंगे, एक बार फिर से पढ़ के देखना है इस क्वेश्चन को। आई थिंक आपको बेसिक फ्लो समझ में आ गया है। ठीक है, अगर किसी ने इसको किया भी होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, ऑलराइट, तो बढ़ते हैं फिर आगे। एंड ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स आज का हमारा जो बेसिक मेहनत रहेगी वो कंपोजिट्स फंक्शन समझने में रहेगी। ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शन का आइडिया समझना बहुत ही आसान है, क्योंकि फर्स्ट क्लास में हमने एक फंक्शंस का जूसर के थ्रू एक अंडरस्टैंडिंग लिया था। डोमेन क्या होता है ना, फंक्शन काम करता है कुछ और जूस कुछ, तो हमारे पास आउटपुट आता है। ठीक है, वैसे ही कुछ अब यहाँ पर बेसिकली क्या है, दो अलग अलग मशीन्स है, ऐसा हम इमेजिन करेंगे। कंपोजिट क्या होता है? मशीन के अंदर मशीन है, ठीक है, और उन दोनों को कंबाइन करके हमने एक नई मशीन बना दी है। क्लियर है? तो कंपोजिट फंक्शन समझना स्टार्ट करना। तो उसके लिए ऐसे कुछ डायग्राम समझो। यहाँ पर दो अलग अलग मशीन है, एक ब्लू मशीन है, एक पिंक मशीन है। ठीक है, अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं बस हम अभी कंपोजिट फंक्शन को, अभी और कुछ क्वेश्चन वोश्चन पे नहीं जा रहे, बस समझ जाते हैं पहले एक बार। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है कि पहली वाली मशीन जो है उसको तो हमने दे दिया इनपुट, x0 इनपुट दे दिया लेटर से। ठीक है, वो क्या कर रही है? वो अपना आउटपुट जनरेट कर रही है ना, वो भी कुछ ना कुछ तो काम करेगी, तो वो अपना आउटपुट जनरेट कर रही है। उसने अब f नाम था मशीन का, तो उसने आउटपुट f x0 जनरेट कर दिया। ठीक है, लेकिन अब ये क्या है, जैसे इंडस्ट्रीज में होता है ना, एक मशीन से निकल के चीजें दूसरी मशीन में चली जाती हैं। अब ये जो इसका आउटपुट निकला वो अगले मशीन में चला गया, उस मशीन का नाम जी है। ठीक है, तो जब ये जी के अंदर गया तब आपके पास एक कंबाइंड रिजल्ट आया फाइनली आउटपुट में, जी ऑफ एफ एक्स नॉट। ठीक है, तो अब यहां पर दो स्टेप में चली गई ये चीजें। अभी हम सिंपल चल रहे हैं इसलिए दो ही मशीन्स कंसीडर किए। आप अगर किसी इंडस्ट्री या फैक्ट्री को इमेजिन करोगे तो उसके अंदर तो काफी सारी चीजें होती है, कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे के साथ में। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पे 10 मशीन्स भी लगा सकते थे। ठीक है, तो वो जो एनालॉजी है बिल्कुल फंक्शंस जो मैथमेटिक्स में है उसके साथ भी मैच करती है। ठीक है, तो अब ये सोचो कि वो जो इंडस्ट्री है उसको पूरा का पूरा अंदर क्या प्रोसेस चल रहा है उससे मतलब ही नहीं है। ठीक है, वो तो क्या सोच रही है इंडस्ट्री कि मैंने रॉ मटेरियल क्या खरीदा था, जो मैंने इनपुट दिया पहली मशीन को। ठीक है, पहली मशीन उसको पता ही नहीं मशीन को। ठीक है, और वो फाइनली देख रहा है कि मुझे क्या आउटपुट मिला। ठीक है, तो जब हम इस तरीके से चीजों को देखेंगे तो हम बेसिकली एक सिंगल मशीन है ऐसा मान के चलेंगे। ठीक है, ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है ये एक सिंगल मशीन है ऐसा हम मान के चलेंगे और फिर आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। ठीक है, ये बेसिक एनालॉजी है, बेसिक आइडिया है फॉर कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, तो अब यहां पर ये सोचो कि यहां पर डोमेन और रेंज के बारे में क्या कैसे मतलब कैलकुलेट करेंगे डोमेन और रेंज। ठीक है, तो डोमेन तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कि यहां पर जो इनपुट जा रहा है वो सब डोमेन में आएगा। ठीक है, लेकिन क्या इतना आसान है क्या? वो अभी इतना आसान नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस मशीन का जो आउटपुट है वो अगले वाले के लिए इनपुट जैसा काम कर रहा है ना। ठीक है, तो बाय चांस अगर मेरे पास ऐसे कुछ आउटपुट आ गए जो इसके इनपुट के लिए सही नहीं है तो क्या होगा? अगर मेरे पास ऐसे कुछ आउटपुट आ गया ना, माना कि कुछ एक आउटपुट चल गया लेकिन कुछ एक नहीं चले। ठीक है, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि अच्छा ठीक है,
जो जो आउटपुट यहाँ चलने वाले थे एफ एक्स नॉट जो जी एक्स को अलाउड थे, केवल वही एक्स नॉट्स हम अब फाइनल मशीन के लिए इनपुट काउंट करेंगे। ठीक है, जो यहाँ आधे रास्ते में आके अटक रहे हैं, है ना, कि इसने तो पास कर दिया लेकिन आगे वाला पास नहीं करने दे रहा है, ठीक है, वैसे वाले भी जो एक्स नॉट है उनको हटा देंगे हम। ठीक है, क्योंकि वो फाइनल पूरी मशीन के अंदर तो कोई आउटपुट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वो वाले जो हमारे पास एक्स इनपुट्स हैं उनको भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे डोमेन में से हटाना पड़ेगा। ठीक है, ऑल राइट। तो अब ये जो है, ये जो बात मैं कर रहा हूं, ठीक है, इसको हम समझ के देखते हैं एक सिंपल से क्वेश्चन के थ्रू, तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके पहले ये समझो कि अब मैपिंग डायग्राम इसका कैसे दिखेगा। ठीक है, तो मैपिंग डायग्राम में सिंपल ही होता है, सर्कल्स के अंदर इनपुट आउटपुट लिखे हुए होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं पहले एफ मशीन यूज करूंगा तो एक्स से बन जाएगा एफ एक्स, और फिर अगर मैं एफ एक्स के ऊपर जी मशीन यूज करूंगा तो जी को, देखो यहाँ पे एफ को इनपुट क्या मिला, एक्स, इसलिए एफ एक्स बन गया। अब जी को इनपुट क्या मिला, एफ एक्स, इसलिए क्या बन गया, जी ऑफ एफ एक्स, है ना, क्या बोलते हैं इसको, गॉफ एक्स भी बोलते हैं शॉर्ट में, है ना, लेकिन लिखते कैसे हैं हम ज्यादा सहूलियत के लिए, जी ब्रैकेट में एफ एक्स, कि जी को एफ एक्स इनपुट मिला हुआ है अभी। आ रही बात इतनी समझ में? ठीक है, तो ये जी ऑफ एफ एक्स हो गया। अगर ये आगे पीछे होती मशीन तो, अगर पहले मतलब इस साइड से अगर मैंने स्टार्ट किया होता, पहले जी को अगर एक्स मिला होता और फिर जी का जो आउटपुट है वो एफ को मिला होता, तो उस सिनेरियो में हम क्या बोलते हैं कि एक्स पहले किसको मिला, जी को मिला, और वो जो जी है उसका आउटपुट मिला एफ को, तो उस केस में क्या बन जाता, एफ ऑफ जी एक्स। अभी क्या बना हुआ है, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो जैसे गॉफ एक्स और फॉग एक्स, ऐसा हम शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते रहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको डोमेन और रेंज कंपोजिट फंक्शन का एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इन जस्ट 2 मिनट्स। चलो तो देखते हैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल को, इस पर्टिकुलर मैपिंग को। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर पहले तो ये समझो। ठीक है, एफ एक फंक्शन है, वो क्या करता है, वो 1 2 3 4 5 इनपुट लेता है और ए बी सी डी ई आउटपुट देता है। ठीक है, तो ये एफ का डोमेन, ये एफ का कोडोमेन। ठीक है, अच्छा लेकिन एफ का रेंज क्या होगा, एफ के रेंज में बी नहीं आएगा। ठीक है, ये गड़बड़ नहीं है एक्चुअली, ये सही है। ठीक है, 1 का एरो ए पर जा रहा है, ठीक है, 2 और 3 दोनों के एरो सी पर जा रहे हैं, और 4 का एरो ई पर और 5 का एरो डी पर जा रहा है, तो बी पर एक्चुअली कुछ नहीं जा रहा है। ठीक है, यहां पर बी के ऊपर कुछ भी नहीं जा रहा है। आगे देखते हैं क्या हो रहा है। यहां पर क्या सिनेरियो हो रहा है कि जी क्या करता है, जी ए बी सी डी इनपुट में अलाउ करता है और एक्स वाई जेड डब्ल्यू फाइनली फिर आउटपुट में दे देता है। ठीक है, अच्छा, और ये क्या है, ये फंक्शन कैसा है, ए के लिए y देता है, b के लिए x देता है, c z देता है और d w देता है। ठीक है, ऐसा हमें मैपिंग में ऑलरेडी दिख रहा है। ठीक है, अब लेकिन हम डिस्कस क्या करना चाह रहे हैं, हम g ऑफ एफ एक्स डिस्कस करना चाह रहे हैं। मतलब पहले x किसको मिलेगा, f को मिलेगा, और ये जो आउटपुट है ये आउटपुट इनपुट बन जाएंगे g के लिए। ठीक है, तो अब मैं इस कंपोजिट फंक्शन g ऑफ एफ एक्स का डोमेन और रेंज समझना चाह रहा हूं। ठीक है, इस फंक्शन का डोमेन और रेंज अगर मैं समझना चाहूंगा, ठीक है, तो उस केस में देखो क्या होगा, क्या f को जो भी इनपुट्स अलाउड है, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्यों होगा, क्योंकि सबसे पहले x किसको मिल रहा है, f को मिल रहा है। ठीक है, इसलिए ऐसा कंफ्यूजन आएगा कि जो भी x f को अलाउड है, क्या वो सारे के सारे g ऑफ एफ एक्स को अलाउड होंगे क्या, तो चेक करके देखो। ठीक है, यहां पर एक ऐसा इनपुट है 4 जिसपे आउटपुट आ रहा है E। ठीक है, 4 जो इनपुट है उस पे आउटपुट आ रहा है E। क्या E जो आउटपुट है वो G के लिए इनपुट जैसा काम कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, क्योंकि इसको तो 4 ही वैल्यूज अलाउड है, G को तो बस 4 ही वैल्यूज अलाउड है, E अलाउड ही नहीं है। ठीक है, तो ये आधे रास्ते आके अटक जाएगा। अगर मैंने मशीन के अंदर 4 डाला तो एफ ने इसको E बनाया, अब ई में सोच रहा हूं कि जी ले लेगा और कुछ आउटपुट देगा, लेकिन वो लेगा ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो आपका फंक्शन है जी ऑफ एफ एक्स, उसमें से 4 इनपुट ही हटा दो। ये इनपुट यूज करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मशीन में आधे रास्ते में जाके अटक रहा है वो। आई बात समझ में? ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं कि इसके रेंज में क्या आएगा। तो इसका डोमेन समझ में आया, इसके डोमेन में मैं 1 2 3 और 5 डाल सकता हूँ, 1 2 3 और 5 डाल सकता हूँ, क्योंकि ये जो आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, क्या क्या आउटपुट जनरेट कर रहा है, वो A जनरेट कर रहा है, C कर रहा है और D कर रहा है। ठीक है, A, C और D,
ए सी और डी एग्जिस्ट करते हैं, तो इनकी इनसे बनने वाले जो मेरे पास फाइनल एरोस के एंड पॉइंट्स है वो मेरे रेंज हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? तो रेंज में क्या क्या आ जाएगा, ए की वजह से वाई आ जाएगा, और सी की वजह से जेड आ जाएगा, और डी की वजह से डब्ल्यू आ जाएगा। लेकिन क्या रह गया, क्या रह गया, यहां से x तो रह ही गया, फाइनली x आउटपुट आया ही नहीं क्योंकि b जनरेट ही नहीं हुआ, है ना। f ने सारे के सारे पॉसिबल वैल्यूज ले लिए, ठीक है, लेकिन b जनरेट ही नहीं किया। अब b जनरेट ही नहीं किया तो कभी भी g को b मिला ही नहीं, अब मिला ही नहीं तो उसने भी कभी f जनरेट नहीं किया, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये जो मिल के एक बड़ा फंक्शन बना g ऑफ एफ एक्स, इसमें रेंज केवल क्या आएगी, y, z और w आएगी, ठीक है। यहीं तक हमारे एरोस पहुंच पाएंगे, इनका कॉम्बिनेशन अगर यूज करूंगा तो, ठीक है। आई बात समझ में? इस तरह से आप बेसिकली क्या कर रहे हो, ठीक है, जो f के रेंज के एलिमेंट्स g के डोमेन के बाहर हैं, जो f के रेंज के एलिमेंट्स मतलब e जो g के डोमेन के बाहर है, ठीक है, वो वाले सब इनपुट हमें f के डोमेन से हटाने होते हैं, ठीक है। तो f के डोमेन से या तो इक्वल आंसर आ सकता है कंपोजिट फंक्शन का, या फिर उससे कम आएगा, ठीक है। इस तरह से हम देखते हैं। और जो जो अब इनपुट्स बचे उन सब इनपुट्स पर प्रोसेस फॉलो करके देखो कि क्या क्या आउटपुट्स फाइनली आपको मिले, वो क्या हो जाएगा, आपका फाइनल रेंज हो जाएगा उस कंपोजिट फंक्शन का, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर है कि जी ऑफ एफ एक्स किस तरह से यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं, और पहले तो क्रिएट करना सीखते हैं कि अगर मैं फंक्शन के अंदर फंक्शन डाल रहा हूं तो एक्चुअली हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसको लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो एक फंक्शन यहाँ पे सिंपल सा दिया हुआ है, एफ एक्स 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, कुछ तो ऐसे ही बस डराने के लिए कुछ भी लिखा हुआ है। लेकिन आगे बोला क्या है वो देखो, उसने बोला है कि एफ ऑफ एफ एक्स बना के बताओ क्या आएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ एफ एक्स बनाना है हमें, मतलब कोई कंपोजिट फंक्शन क्रिएट करना है, ठीक है। तो इसके पहले हमने क्या देखा है, एफ ऑफ जी एक्स देखा है और जी ऑफ एफ एक्स देखा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये एफ ऑफ एफ एक्स पूछ रहा है तो एफ के अंदर फिर से क्या डाल देंगे, एफ एक्स ही डाल देंगे, तो एफ ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या मुझे एफ एक्स ऑलरेडी दिख रहा है क्या, हाँ मुझे एफ एक्स ऑलरेडी दिख रहा है। अगर मैं यहां पर आपसे पूछ रहा होता कि व्हाट इज एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 क्या होगा, अगर मैं ऐसा सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा होता आपसे, तो आप क्या करते हैं, ये देखते हैं कि ये क्या मैच कर रहा है, x की जगह 1 डालने के लिए बोल रहा है, तो आप राइट हैंड साइड में भी x इक्वल टू 1 डाल देते हैं, तो आपका आंसर आ जाता है 2 की पावर 1/3, ठीक है। बिल्कुल वैसा ही समझो, यहां पे मुझे क्या चाहिए, f के अंदर fx चाहिए, मतलब मैं x के प्लेस में fx डालना चाह रहा हूं। इस तरह से हम क्रिएट करते हैं बेसिकली कंपोजिट फंक्शन। क्या कर रहे हैं हम, x के प्लेस में fx डाल रहे हैं, तो एग्जैक्टली लिख ही देते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन यूज करो, 3 माइनस एफ एक्स का क्यूब की पावर 1/3, ऐसा हो जाएगा। हर बार ऐसा लिखोगे पहला स्टेप तो कभी गलती होगी नहीं, ठीक है। क्या करना है, x की जगह ये अंदर वाली क्वांटिटी डाल दो। अब यहां पर मुझे एफ एक्स भी तो पता है ना, फिर से जो ओरिजिनल क्वेश्चन में दिया हुआ है वो फिर से यूज कर लेते हैं। तो क्या बनने वाला है, 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, ये मेरा एफ एक्स है, इसका क्यूब और उसकी पावर 1/3, देखो जरा सही लिखा है क्या, ठीक है। यहां पर क्या लिखा है मैंने, ये पूरा का पूरा मेरा एफ एक्स है बस, ठीक है, यहां से लेके यहां तक मेरा एफ एक्स है, और बाकी एक्सप्रेशन तो वही लिखा हुआ है जो ऊपर था, ठीक। लेकिन अब क्या होने वाला है, 1/3 की पावर 3, चीजें कैंसिल हो जाएंगी, पावर कैंसिल हो जाएगी, और आपको क्या मिलेगा, 3 माइनस एक्स क्यूब ऐसा मिलेगा, और उसकी पावर 1/3। तो जैसे आप ब्रैकेट ओपन करोगे 3 कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आपको मिलेगा एक्स क्यूब की पावर 1/3, मतलब आंसर क्या आ जाएगा आपका, एक्स आ जाएगा, ठीक है। सिंपल ही था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट करना सीख रहे हैं कि कंपोजिट फंक्शन क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। एफ ऑफ एफ एक्स पूछा है तो एफ एक्स वाला एक्सप्रेशन उठाओ, लेकिन उसमें एक्स की जगह एफ एक्स लिख दो, ठीक है। एक बार एफ एक्स आपने लिख दिया तो अब चीजें सिंपल हो गई, क्योंकि एफ एक्स का वैल्यू आपको पहले से पता है, ठीक है। तो ऐसे कंपोजिट फंक्शन हम क्रिएट कर सकते हैं, कोई सा भी एग्जांपल दे दो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलो और देखो, अगर यहां पर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, और आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी जेई में कहीं ना कहीं आया हुआ है,
कि g ऑफ एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है उसने, कोई तो एक g फंक्शन है उसके अंदर एफ एक्स डल गया तो ये बन गया मॉड ऑफ साइन एक्स, ठीक है। और उल्टा भी दिया हुआ है कि अगर f के अंदर जी एक्स डल गया तो ये बन गया साइन ऑफ अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी रिवर्स में क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा वाला पेयर एफ एक्स और जी एक्स वाला सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एक एक करके बना के देखते हैं और जो सही मैच कर जाएगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं पहला वाला बना के दिखाता हूँ। पहले वाला जो है उसके अंदर अगर मैं g ऑफ एफ एक्स बनाना चाह रहा हूं तो मैं क्या देखूंगा कि बेसिक स्ट्रक्चर तो किसका होना चाहिए, g का होना चाहिए। तो g का स्ट्रक्चर क्या है, ये है, लेकिन उसमें मुझे x नहीं लिखना है, उसमें मुझे लिखना क्या है, एफ एक्स लिखना है, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, साइन ऑफ अंडर रूट, लेकिन x के लिए क्या लिखना है, एफ एक्स लिखना है। तो ऐसा कुछ हो गया, आएगा समझ में। अब एफ एक्स क्या है, एफ एक्स तो दिया हुआ है उसने क्वेश्चन में, तो कितना हो जाएगा, साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दे के बताओ कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कहीं ना कहीं डिस्कस किया हमने कि ये एक्चुअली मॉड एक्स होता है, ठीक है। तो साइन ऑफ मॉड एक्स, तो क्या g ऑफ एफ एक्स साइन ऑफ मॉड एक्स है क्या, नहीं, वो मॉड ऑफ साइन एक्स है। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठा, ठीक है। तो अननेसेसरी एफ ऑफ जी एक्स फिर से चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर ये सही आ गया होता तो फिर मैं आगे वाला भी चेक करके एक बार कंफर्म कर लेता कि यही ए कॉम्बिनेशन सही है या नहीं है, ठीक है। अब ऐसे ही हम क्या करते हैं, एक और करके देखते हैं और फिर एक और करके देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 3 अलग अलग कॉम्बिनेशन है, तीनों ट्राई कर लेते हैं, जो भी सही होगा वो सिलेक्ट करते हैं। चलो यहाँ करते हैं बी वाला। इसके अंदर अगर मैं बनाना चाहूँ g ऑफ एफ एक्स तो क्या होगा, स्ट्रक्चर तो किसका यूज करना है, g का यूज करना है, मतलब मॉड लग जाएगा, और x नहीं लिखना है, उसके लिए क्या लिखना है, एफ एक्स लिखना है, ठीक है। अब एफ एक्स कितना है, साइन है, तो ये अच्छा हो गया। g ऑफ एफ एक्स जो उसने दिया हुआ है क्वेश्चन में एग्जैक्टली वही बना, मतलब ये कॉम्बिनेशन सही हो सकता है, लेकिन कंफर्म करने के लिए एक बार f ऑफ जी एक्स भी बना के देख लो, ठीक है। तो अब f ऑफ जी एक्स मतलब f ही है, लेकिन x के लिए जी एक्स डाला हुआ, तो f ही है मतलब क्या है, साइन x है, ठीक है। लेकिन साइन x नहीं है, वो साइन क्या है, साइन के अंदर क्या डाला है, जी एक्स डाला है, ठीक है। अब जी एक्स कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, इस ऑप्शन में मॉड x, तो क्या बनेगा इससे, साइन ऑफ मॉड x, ठीक है। यही चाहिए था क्या, नहीं ये नहीं चाहिए था, ठीक है। हमें तो कुछ तो और ही चाहिए, साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर चाहिए हमें, ठीक है। तो चलो सी ऑप्शन चेक करते हैं। तो सी ऑप्शन के हमारा क्या सिनेरियो है, यहाँ पे साइन स्क्वायर और अंडर रूट एक्स, ऐसी दो चीजें हैं हमारे पास, ठीक है। चलो तो मैं बना के देखता हूँ g ऑफ एफ एक्स, g ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर g का रखना है, इस ऑप्शन का g क्या है, अंडर रूट, ठीक है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर अंडर रूट है, लेकिन x के प्लेस में क्या डालना है मुझे, एफ एक्स डालना है। इस ऑप्शन का एफ एक्स कितना है, साइन स्क्वायर है, अंडर रूट करेंगे साइन स्क्वायर एक्स का, कितना आएगा, जैसे एक्स स्क्वायर का अंडर रूट किया था तो मॉड एक्स आया था, वैसे ही साइन स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो मॉड साइन आएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होती है छोटी छोटी चीजें। तो क्या ये सही बैठा, g ऑफ एफ एक्स, क्या मुझे मॉड साइन चाहिए था, हाँ चाहिए था, ठीक है। चलो आगे वाला चेक करते हैं कि अब मैं क्या चेक करता हूं अगर ये सही बैठ गया तो, कि f ऑफ जी एक्स कितना होगा, ठीक है। f ऑफ जी एक्स, तो स्ट्रक्चर किसका रखूंगा मैं, f का, मतलब साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर, लेकिन x की जगह क्या लिख दूंगा मैं, gx लिख दूंगा, ठीक है। और gx कितना है, अंडर रूट एक्स है, ये अच्छा हो गया, है ना, हुआ कि नहीं सही, कि साइन स्क्वायर अंडर रूट एक्स, यही एक्चुअली मुझे चाहिए। साइन स्क्वायर अंडर रूट एक्स बोलो या साइन ऑफ अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर बोलो, एक ही बात है। तो कौन सा ऑप्शन सही मिला फिर हमें, सी ऑप्शन सही मिला। तो ऐसा करना पड़ सकता है आपको एग्जाम में कि मल्टीपल ऑप्शंस चेक करके देखना पड़ सकता है कि अब इनमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। आगे बात समझ में, अगर आपको पहले से कुछ इंट्यूशन है कि नहीं नहीं ए और बी नहीं करता, डायरेक्टली सी चेक करता हूँ, तो बहुत ही अच्छा हो गया होता, ठीक है। अब विद प्रैक्टिस आती है वो सब बात है, तो बहुत ही अच्छी बात है अगर आप प्रैक्टिस करके ये बता पा रहे हो कि नहीं ठीक है मैं तो सी को ही चेक करता हूँ, ठीक है। तो दैट वुड बी द बेस्ट चॉइस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन आई होप आपको बातें समझ में आ रही है, बेसिक स्ट्रक्चर वाली बात समझ में आ रही है कि जो बाहर होता है उसका स्ट्रक्चर यूज करना होता है मेन, और वो जो स्ट्रक्चर है उसमें एक्स के प्लेस में अंदर वाली वैल्यू लिख देनी होती है, ठीक है। तो कंपोजिट फंक्शन क्रिएट करना है एटलीस्ट हमें, ठीक है, विच इज द फर्स्ट स्टेप। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी आईआईटी में आया था शायद। अब यहाँ पर आप अगर देखोगे तो आपको ठीक है फंक्शंस तो सिंपल दिए हैं, एफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर और जी एक्स दिया है साइन एक्स,
ठीक है। अब लेकिन उसने कंपोजिट फंक्शन देखो किस लेवल तक पूछ लिया, एफ ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, बहुत सारा कुछ आ गया, ठीक है। एफ ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स और राइट साइड में जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो पहले तो बनाते हैं इन सब चीजों को, जब बन जाएंगी ये चीजें तो फिर शायद इक्वेशन भी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। इक्वेशन दिए ना कुछ उसने कि ये दोनों चीजें बराबर है, ठीक है। तो अब पहले तो मुझे जो अच्छा लगता है उस तरीके से लिखता हूँ जैसे इसमें भी दिया हुआ है कि फॉग एक्स जो है वो एक्चुअली एफ ऑफ जी एक्स है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ पहले तो कि मैं उसको कैसे पढ़ूंगा, तो एफ ऑफ की जगह ब्रैकेट लगाना ज्यादा आसान लगता है मुझे, एफ ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। और वहां पर क्या लिखा हुआ है, किसके इक्वल है वो, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये आपस में इक्वल है। तो यहां पर कुछ सिमिलैरिटी सी लग रही है क्या आप लोगों को, लगनी चाहिए आई थिंक, क्योंकि ये देखो ये पूरा का पूरा पोर्शन और ये पूरा का पूरा पोर्शन एक जैसा है, कुछ तो मतलब कुछ तो अच्छा इक्वेशन ही बनने वाला है, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत शायद नहीं आएगी, लेकिन बना के देखते हैं कि बन क्या रहा है, ठीक है। तो एफ एक्स से स्टार्ट करना है, एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर किसको मिला, एक्स स्क्वायर जी को मिला, मतलब किसको मिला, साइन को मिला। अब ये जो बना वो किसको मिला, वो फिर से साइन को मिला, ठीक है। क्या करने देखते जा रहे हैं, अंदर से स्टार्ट किए, जैसे जैसे जो फंक्शन मुझे मिल रहा है वो मैं लिखते जा रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, और ये जो पूरा का पूरा इनपुट है ये किसको मिला, एफ को मिला, ठीक है। तो एफ क्या करता है, जो भी इनपुट है उसका स्क्वायर करता है, तो ये मेरा इनपुट है, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। ये बन गया मेरा जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। अब राइट साइड को देखो कि जी ऑफ एफ एक्स ये क्या होने वाला है, ठीक है, जी ऑफ एफ एक्स, तो वो तो यही होने वाला है शायद, बाहर का बस एफ ही तो नहीं है, एक बाहर का एक एफ नहीं है ना, ठीक है। बाकी सबसे चीजें सेम है, अंदर से स्टार्ट करेंगे, तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बना हुआ रहेगा, बाद में आपने होल स्क्वायर नहीं किया उसका, आई नहीं बात समझ में, ठीक है। तो अगर ये दो चीजें आपस में इक्वल हैं, ठीक है, टी स्क्वायर इक्वल टू टी है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको टी बोलता हूँ तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, तो टी स्क्वायर इक्वल टू टी है, क्या क्या सोच सकते हो आप इस केस में, कि या तो टी का वैल्यू 0 कर दो या तो टी का वैल्यू 1 कर दो, और कुछ सोच सकते हो क्या, ठीक है। दो ही चीजें आएंगी एक्चुअली, आप अगर करते हो इसको टी के बराबर करते हो, है ना, लिख देते हैं, ये अगर टी है तो इक्वेशन आया मेरे पास टी स्क्वायर माइनस टी इक्वल टू 0, फैक्टराइज हो जाएगा, और यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज आएंगे, टी इक्वल टू 0 या फिर टी इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, तो टी इक्वल टू 0 मतलब क्या है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब साइन ऑफ एनीथिंग इक्वल टू 0 कब होता है, एन पाई पे होता है कि नहीं, साइन ऑफ एनीथिंग अगर मुझे 0 चाहिए तो फिर दैट थिंग किसके बराबर होना चाहिए, एन पाई के बराबर होना चाहिए, तो यहां से मेरे पास आएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये मेरा एनीथिंग था अंदर वाला, ये एन पाई होना चाहिए, ठीक है। अब साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एन पाई, यहां से क्या निकल सकता है आपके पास आंसर, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एन पाई। तो पहले तो मैं देखूंगा कि लेफ्ट साइड में साइन का वैल्यू लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, साइन का वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है। अब साइन का वैल्यू तो -1 to 1 ही होता है ना, कैसे सोच रहे समझ में आ रहा है, आईआईटी का क्वेश्चन है, सोचना पड़ेगा इतना तो, कि साइन का जो वैल्यू है वो -1 to 1 ही होता है, जबकि राइट साइड में अगर मैं n की वैल्यू अलग अलग डालना स्टार्ट करता हूं तो पाई के मल्टीपल्स आएंगे, पाई खुद कितना है, पाई खुद 3.14 है, ठीक है। तो वो तो वैसे 1 से बड़ा खुद ही है, तो मैं अगर कोई n मल्टीप्लाई करूंगा तो और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे नेगेटिव में भी बढ़ानी चाहिए, पॉजिटिव में भी बढ़ानी चाहिए, तो a की वैल्यू बचती है, फिर मैं यहाँ पे n इक्वल टू 0 यूज कर लेता हूँ, ठीक है। कम से कम उस केस में 0 के बराबर तो साइन स्क्वायर आ सकता, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर आ सकता है, आ रही बात समझ में, ठीक है। तो हमें क्या सोच रहा हूँ, यहाँ पे n इक्वल टू 0 करते हैं, अगर मैं n इक्वल टू 0 यूज करता हूं तो मेरे पास फिर से सिंपल इक्वेशन आ जाएगी कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब साइन ऑफ एनीथिंग इक्वल टू 0 अगर लिखा है तो फिर से ऊपर वाले कंसेप्ट यूज कर लेते हैं, साइन ऑफ एनीथिंग इक्वल टू 0, इसका मतलब दैट थिंग जो है वो क्या होना चाहिए, एन पाई के फॉर्मेट की होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से मेरे पास आएगा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एन पाई, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एन पाई अगर आ गया तो अंडर रूट ले लो, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एन पाई आपका आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ तक आई बात समझ में, लेकिन अभी भी क्या बचा हुआ है, टी इक्वल टू 1 वाला बचा हुआ है ना, उसको भी करना है। तो टी इक्वल टू 1 अगर है आपके पास तो टी इक्वल टू 1 कैसे लिखते हैं, ये डायरेक्टली अगर याद है तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन 11th स्टैंडर्ड क्या होता है कि जो भी है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अगर है तो साइन ऑफ व्हाट इज 1, तो साइन ऑफ वॉट एवर दैट इज दैट थिंग साइन ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 4n + 1 पाई बाय 2, क्या होना चाहिए
4n+1 π/2। आई होप यू आर ऑल एबल टू सी दिस, नहीं तो इसको हटा देता हूं थोड़ा सा यहां से और नीचे लिख लेते हैं। ऑलराइट, कि साइन ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 4n+1 π/2। ठीक है, अब फिर से यहां पर n के अलग अलग वैल्यू लेके सोचो कि आप कौन से n के लिए आगे प्रोसीड कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे सोचा था कि n की वैल्यू 0 लेके हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको पता चलेगा कि आप n की किसी भी वैल्यू के लिए प्रोसीड एक्चुअली नहीं कर सकते, क्योंकि ये हर केस में 1 से बड़ा बनेगा। ठीक है, आप इस केस में 0 डालो, 0 डालोगे तो कितना हो जाएगा π/2, π/2 1 से बड़ा है। ठीक है, अगर आप इसके अंदर और बड़ी वैल्यू डालोगे तो ऑब्वियसली 1 से बड़ा ही आ जाएगा। ठीक है, -1 भी ट्राई कर लो, चेक करना है तो वो -1 से भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये केस तो हो गया हमारा खत्म, और n = 0 वाला केस से भी आंसर आ गया सिंपल, ±√n। ठीक है, तो बस अब चेक कर लो ±√n। अब बस इन्होंने थोड़ा सा इशू और कर दिया कि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह दे दिया, तो मतलब मुझे और ब्रैकेट के अंदर भी देखना पड़ेगा कि n कौन कौन से अब यहाँ पर मैं ले सकता हूँ। ठीक है, तो आई थिंक हम 0 1 2 3 सब ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम सब ले सकते हैं इसलिए इसका आंसर ए होने वाला है। आ रहे पॉइंट समझ में? तो ऑल्दो क्वेश्चन जो था वो था तो कंपोजिट फंक्शन का ऑन द फेस हमें क्वेश्चन कंपोजिट फंक्शन का ही था। ठीक है, लेकिन जैसे आपने एक बार कंपोजिट फंक्शन बना लिया, वो एक्चुअली चेंज किस में हो गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कंसेप्ट पे चेंज हो गया। ठीक है, तो ऐसा बहुत बार होता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो एक चैप्टर से जंप होकर अगले इक्वेशन में दूसरे चैप्टर के कंसेप्ट इन्वॉल्व करके सॉल्व होता है। ठीक है, तो ये वन ऑफ दोज क्वेश्चंस था एंड वन ऑफ द बेटर क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन भी डराने वाला था और आगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मिल रही है वो भी डरने वाली थी। ठीक है, तो राइट, आई होप आपको अच्छा लगा वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहे हैं हम, कंपोजिट फंक्शन अभी बनाना सीख रहे थे बस। ठीक है, लेकिन अब देखो कि हम क्या चाह रहे हैं कि कंपोजिट फंक्शन जो बन गया है, क्या मैं उसकी डोमेन रेंज के ऊपर कुछ कमेंट करके बता सकता हूं क्या? ठीक है, आ रही बात समझ में? तो अब एक स्टेप और आगे जा रहे हैं। ठीक है, अब जस्ट बना नहीं रहे, यहाँ पे तो हम बस बना रहे थे कंपोजिट फंक्शन, यहाँ भी बस बना रहे थे कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, दिस वाज द बिगिनिंग। ठीक है, अब एक स्टेप आगे जा रहे हैं और थोड़ा सा सोच रहे हैं डिटेल में, जैसे अभी मैपिंग के थ्रू सोचा था वैसा कुछ। ठीक है, कि लेट f(x) बी अ फंक्शन हुज डोमेन इज -2 to 5। f(x) एक फंक्शन है जो -2 से लेके 5 तक इनपुट ले लेता है, इसके बाहर नहीं जाता। जैसे वो मैपिंग में अगर आपको याद हो तो 1 से लेके 5 तक f ले रहा था। ठीक है, तो वैसे ये इसको चलता है, -2 से 5 चलता है, इसके बाहर इसको नहीं चलता फॉर सम रीजन, हमें क्योंकि फंक्शन एग्जैक्टली पता भी नहीं है, तो उसकी बात मान लेते हैं कि अच्छा ठीक है नहीं चलता। अब gx क्या है, gx इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2x - 7 है। ठीक है, देन द डोमेन ऑफ fog x इज fog x। ठीक है, तो fog x पहले तो मैं अपने तरीके से लिखता हूँ कि मुझे कैसा अच्छा लगता है, तो मुझे f ऑफ gx ऐसा लिखना ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, इसमें क्लियरली मुझे दिख रहा होता है कि अच्छा gx अंदर गया। ठीक है, तो gx का जो आउटपुट है वो किसको मिला, f को मिलने वाला है। ठीक है, आ रही बात सुनने? तो हम x तो किसको देंगे, g को देंगे। ठीक है, g क्या है, वो है, तो वो जो लिखा हुआ है वो तो मॉडुलस फंक्शन है ना, तो इसके अंदर तो कभी कोई दिक्कत आती नहीं, आप कुछ भी डालो चलता है सब। ठीक है, और कुछ ना कुछ तो आउटपुट आ ही जाता है। ठीक है, बट अब इस बार क्या हो गया कि जो आउटपुट जनरेट हुआ वो मिलने वाला किसको है, f को मिलने वाला है। तो अगर f मना कर देगा कि नहीं ये वाले सारे आउटपुट्स मुझे नहीं चाहिए एज इनपुट टू मी, ठीक है, तो फिर g को भी उन सब इनपुट्स को मना करना पड़ जाएगा, क्योंकि वो मशीन में आधे आके अटक जाएंगे ना। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलो तो अब बिल्कुल ऐसे कुछ सोचते हैं कि f को मिलेगा क्या, gx मिलेगा। gx क्या है, gx 2x - 7 का मॉड है। ठीक है, gx क्या है, 2x - 7 का मॉड है। अगर ये f को मिल रहा है तो फिर वो तभी वैलिड होगा जब वो उसकी डोमेन में लाई करेगा। तो ये जो मिल रहा है ये चीज -2 और 5 के बीच वाली होनी चाहिए। अगर है तो वो सारे x मुझे फाइनल f ऑफ gx के डोमेन में चलेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? मुझे ये सारे x चलेंगे जो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि ये इनइक्वालिटी बेसिकली डोमेन सेटिस्फाई करवा रही है fx की। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि मॉड जो भी है क्या वो बड़ा होता है -2 से? मॉड ऑफ एनीथिंग कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव नंबर तो -2 से बड़ा होगा ही ना। तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाली इनइक्वालिटी तो वेस्ट है। ठीक है, ये तो होगा ही हमेशा, ऑलवेज है, बेस्ट नहीं मतलब
ऑलवेज है, ठीक है। अब राइट साइड वाली इनइक्वालिटी के बारे में सोचो कि मॉड ऑफ समथिंग लेस देन और इक्वल टू 5 होना चाहिए, ठीक है। तो मॉड का बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या था, ओरिजिन से डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर वो 5 से कम होना चाहिए, ओरिजिन से डिस्टेंस अगर 5 से कम होना चाहिए, तो फिर वो -5 to 5 के बीच वाला नंबर होना चाहिए, इसका मतलब आई बात समझ में। किसी भी क्वांटिटी का मॉड अगर 5 से कम है तो वो क्वांटिटी खुद -5 और 5 के बीच की होनी चाहिए, तभी उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कैसा होगा, 5 से कम होगा, ठीक है। तो मॉड किसका लिखा है मैंने, मॉड लिखा है मैंने 2x - 7 का। अगर इसका मॉड लेस देन और इक्वल टू 5 चाहिए, मतलब ये खुद मुझे कैसा चाहिए, 5 और -5 के बीच वाला नंबर चाहिए, ठीक है। तो अब तो बहुत ही सिंपल होगी इनइक्वालिटी, इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, 7 ऐड कर लें सब जगह, 7 ऐड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये कितना हो रहा है देखो जरा, 12 हो रहा है क्या, हो रहा है 12, और 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 पॉजिटिव नंबर है तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो ये 1 हो गया, ये x हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। आई बात समझ में। ऑलराइट, आज हम थोड़ा सा चैट ज्यादा नहीं देख पा रहा हूँ मैं, है ना, लेकिन आई होप आप सब लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी, और आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो कौन सा आंसर आया 1 से लेके 6 तक, है ना, यहाँ पर भी क्लोज ब्रैकेट है, 1 से लेके 6 तक सी आंसर आएगा इस पर्टिकुलर केस में। क्या समझ रहे हैं हम कि अब कंपोजिट फंक्शन का डोमेन रेंज वाले जो क्वेश्चन है या फिर जो कंसेप्ट है वो कैसे यूज कर रहे हैं और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और एक आगे चलते हैं, ये देखो अब यहाँ पे कुछ और दे दिया, मॉड आ गया 2-3 जगह, ठीक है, कि एफ एक्स जो है वो क्या है, -1 प्लस मॉड ऑफ x - 2 कुछ तो है, और लेकिन साथ में ये भी दिया हुआ है कि बस यहाँ से यहाँ तक ही है। तो ये थोड़ा नया हो गया, है ना, कि इसने एफ एक्स डिफाइन तो किया है, बट दैट एफ एक्स इन इटसेल्फ, दैट फंक्शन इन इटसेल्फ इज डिफाइंड ओनली फॉर दीज x, ठीक है। और gx भी डिफाइन कर दिया, gx इज ऑल्सो डिफाइंड फॉर ओनली दीज मेनी x's, ठीक है। तो आपको डोमेन और रेंज दोनों बताना है इस क्वेश्चन में, डोमेन और रेंज बताना है फॉग एक्स की, है ना। तो ये तो हमें अच्छा नहीं लगता है, इसको ऐसे लिखते हैं एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स की मुझे डोमेन और रेंज बतानी है, ठीक है। तो अभी हमने जो पिछला वाला तरीका देखा है ना, उस तरह से आप प्रोसीड कर सकते हो। इस क्वेश्चन में कुछ नया देखो, है ना, कि इसको और कैसे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ग्राफिकली भी आप बहुत अच्छे से डोमेन रेंज निकालना ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। ग्राफिकल मेथड सीखा था ना हमने, ठीक है, रेंज निकालते समय ग्राफिकल मेथड पक्के से सीखा था, लास्ट लेक्चर में सीखा था, है ना, लेक्चर 3 में। तो उसका यूज करके थोड़ा सा इसको सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि ये जो मॉड वगैरह है ये बनाना आसान होता है ना, मॉड वाले जो फंक्शंस है इनको बनाते हैं हम। तो मैं सोच रहा हूँ एफ एक्स का भी ग्राफ बना लेता हूँ और जी एक्स का भी ग्राफ बना लेता हूँ और फिर एनालिसिस कर लूंगा, ठीक है। तो अब मुझे एफ एक्स का ग्राफ बनाना है। एफ एक्स क्या है, -1 प्लस मॉड ऑफ x - 2, ठीक है। तो अगर किसी को ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह ग्राफ का करते अगर नहीं आता है तो वो क्या कर सकता है, ये देख सकता है कि यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या है 2, ठीक है। तो 2 के आगे, आगे मतलब 3, 4, 5 वाले आगे, ठीक है, 2 के आगे ये प्लस के साथ ओपन होगा और 2 के पीछे ये माइनस के साथ ओपन होगा। दो अलग अलग लाइन की इक्वेशन है कि उनको प्लॉट कर लेना, अरे वो समझ में, है ना। मॉडुलस हम ओपन कर सकते हैं और मॉडुलस ओपन करके फिर प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन साइड बाय साइड ट्रांसफॉर्मेशन वाला अप्रोच भी सीख ही लो, ठीक है, साइड बाय साइड सीख लो। अलग से लेक्चर में भी इसको कवर करने वाले हैं वैसे हम, ठीक है। तो मुझे ये पता है कि मॉड एक्स कैसा होता है, एक वी जैसा ग्राफ होता है उसका, ठीक है, मॉड एक्स वी जैसा होता है। तो उसका जो वी वाला जो पॉइंट आता है मेन, वो कहाँ आता है, 0 पे आता है। तो वैसा याद रखो कि ये जो मॉड एक्स का वी वाला ग्राफ होता है उसका लोअर मोस्ट पॉइंट वी का जो वर्टेक्स होता है वो 0 पे इसलिए आता है क्योंकि मॉड एक्स का क्रिटिकल पॉइंट ही 0 है, ठीक है। जबकि इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, इसका क्रिटिकल पॉइंट 2 है क्योंकि अंदर वाली क्वांटिटी 2 पे 0 हो रही है, ठीक है। तो ये जो वी आएगा ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं 2 पे रहेगा, ठीक है। लेकिन अब ये सब होने के बाद में हमने और क्या कर दिया, उसके अंदर -1 कर दिया। तो -1 करने से क्या होता है, चीजें सारी की सारी कम हो जाती है। y की जो भी वैल्यू पहले आने वाली थी उसमें -1 हो गया, तो मतलब y की वैल्यू एक एक कम हो जाएगी। y कहाँ होता है, इस एक्सिस पे होता है, ठीक है। तो ग्राफ जहां पर भी होने वाला था उससे 1 यूनिट नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ कहाँ होने वाला था, ग्राफ एक्चुअली यहाँ होने वाला था। आरी बात समझ में, यहाँ पर अगर 2 है तो ये कहाँ जाता, अगर मैं इसके अंदर 0 डालता तो ये भी 2 पे आता, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब क्या हो गया है, -1 होने की वजह से 1 यूनिट नीचे चला गया। 1 यूनिट अगर ये नीचे चला जाएगा तो देखो ऐसा बनेगा, ब्लू वाला ग्राफ देखना, ठीक।
तो ये जो ग्राफ बन गया बड़ी आसानी से, ये हमारा एफ एक्स का ग्राफ हो गया है। अब ये देखो कि ये पूरा का पूरा ग्राफ एक्चुअली एफ एक्स के लिए अलाउड ही नहीं है, क्योंकि उसने दिया हुआ है कि -1 से लेके 3 तक ही जाना है आपको, ठीक है। तो अगर मैं इसके अंदर -1 डाल दूं तो क्या बनेगा, -1 डालेंगे तो -2 के साथ में -3 बनेगा, उसका मॉड हो गया मतलब 3, 3 - 1 कितना हो गया, 3 - 1 हो गया 2, ठीक है। तो -1 पे इसकी हाइट जो है वो 2 के बराबर है, ठीक है। ये बना हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला लास्ट पॉइंट बन गया। अब 3 पे देखो क्या हो रहा है, 3 डालेंगे अगर इसके अंदर तो ये हो जाएगा 3 - 2 मतलब 1, और 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, इसका मतलब 11 पॉइंट होना चाहिए उसने, तो ये 3 वाला पॉइंट है। तो हमारा ग्राफ कहां से कहां तक बना है, देखो जरा ध्यान से, हमारा ग्राफ जो बना है वो -1 से 3 के बीच में इस तरह से बना है। आई वो समझ में। अब ऐसे ही थोड़ी सी मेहनत करके जीएक्स का ग्राफ बनाते हैं, वो बनाना थोड़ा सा आसान है। देखो जीएक्स का ग्राफ, जीएक्स के ग्राफ में क्या दिख रहा है आपको, डायरेक्टली मॉड एक्स दिख रहा है। तो मॉड एक्स कैसा होता है, वी होता है, ठीक है। अब उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, माइनस कर दिया मतलब कैसा हो जाएगा, वो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो उसका ग्राफ आने वाला है कुछ इस तरह से, नीचे वाला भी। लेकिन उसके अंदर अब क्या कर दिया हमने, +2 और कर दिया, तो फिर ग्राफ कैसा हो जाएगा, 2 यूनिट से ऊपर चला जाएगा। तो एक्चुअली आपका ग्राफ जो फाइनली आया वो ये रेड वाला ग्राफ आएगा, जिसकी हाइट 2 है, ठीक है। अच्छा, अब इस पर्टिकुलर केस में फिर से मुझे चाहिए कि ग्राफ कहां से कहां तक गया, है ना, क्योंकि केवल -2 से 4 तक के इनपुट मुझे अलाउड है। तो अगर मैं इसके अंदर -2 डालता हूं तो वो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। यहाँ पे -2 का मॉड कितना हो जाएगा, +2, और 2 - 2 कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। तो मतलब ये रहा मेरा पॉइंट, -2 पे 0, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसके अंदर 4 डालूंगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि वो राइट साइड वाला एंड पॉइंट है ना, ठीक है, ग्राफ बना रहे हैं हम, तो -2 बनना चाहिए कि नहीं। यहाँ अगर मैं 4 डालूंगा तो 2 - 4 बन के -4 आएगा। तो यहाँ कहीं लग रहा है मुझे, यहाँ 4 होना चाहिए ताकि इसका आउटपुट जो है -2 आए, ठीक है। तो हमारा ग्राफ कैसा बना आपकी बार, मार्क कर लेते हैं उसको फिर से। हमारा ग्राफ बना आपकी बार -2 से लेके 4 ना, तो ऐसा बना। तो पहली बात तो अभी तक तो हमने क्या सीखा कि ग्राफ बनाते कैसे। अगर किसी स्टूडेंट को ऑलरेडी आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, उसने बना लिया होगा जल्दी से, ठीक है। लेकिन आई होप जिसको नहीं आता है उसको भी थोड़ा आया समझ में कि ग्राफ कैसे बनता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ बनाना, ठीक है। तो लेकिन अब सॉल्यूशन सुनो कि ये सब मेहनत हमने क्यों की, क्योंकि डोमेन और रेंज का आंसर बड़ी ही जल्दी अभी आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, ये हो गया हमारा जीएक्स का ग्राफ, और ये हो गया हमारा एफएक्स का ग्राफ। जीएक्स जो है वो मेन हमारा इनपुट है, ठीक है। किसके लिए इनपुट जा रहा है, वो एफ के लिए, ठीक है। तो एफ को इनपुट कहां से कहां तक चलता है, -1 से लेके 3 तक ही चलता है, बस -1 से लेके 3 तक। तो अगर हम इससे बाहर आउटपुट जनरेट कर रहे हैं जीएक्स का, तो एफ मना कर देगा। फिर से सुनो, क्योंकि एफ को इनपुट चलता है -1 से लेके 3 तक, ये इनपुट वाला रेंज है ना इसका। तो अगर मेरा जी का आउटपुट इसके बाहर चला जाएगा तो वो बाहर वाले आउटपुट जो हैं वो एफ मना कर देगा, क्योंकि ये सारे आउटपुट अल्टीमेटली मिलने वाले किसको हैं, ये सारे जो आउटपुट हैं जी के वो एफ को ही तो मिलने वाले हैं, ठीक है। तो एफ के पास ये पावर है कि वो मना कर सकता है, ठीक है। तो ये देखते हैं कि जी का आउटपुट कहां से कहां तक जा रहा है। तो ग्राफ देखो, यहाँ पे 0 है, फिर ऊपर गया 2 तक, फिर ऐसे नीचे जाते जाते कहां तक आ गया, -2 तक आ गया। मतलब प्रॉब्लमेटिक रीजन में हम चले गए, ठीक है, क्योंकि -1 तक का जो रीजन है वही अलाउड था एफ के लिए। एफ को -1 से कम इनपुट की आदत नहीं है, ठीक है। तो हम उसको -1 से कम देंगे भी नहीं, ठीक है। तो अगर मैं इसको -1 तक ही आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहा हूं, तो आउटपुट अगर मेरा -1 है, तो अगर मैं ग्राफ के थ्रू देखूं तो मेरा कितना इनपुट पे -1 आएगा, जरा देख के बताओ, ठीक है। क्या x लेना चाहिए मैंने यहाँ पे कि -1 आएगा, तो आई थिंक बड़ी आसानी से सब देख सकते हैं कि 3 पर आपको -1 मिलेगा, ठीक है। सुनते जाओ। तो अब देखो, अगर मैंने अपना इनपुट ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया जी के लिए, है ना, ये जी का ग्राफ है, जी को मैंने और छोटा कर दिया, ऑलरेडी छोटा था, ये जो शेडेड था ना ब्लू से उतना ही था, लेकिन अब मैंने और क्या बोल दिया कि मैं -2 से लेके 3 तक ही जाऊंगा। अगर मैं -2 से लेके 3 तक ही जाऊंगा तो फिर मेरा आउटपुट कहां से कहां तक जा रहा है, -1 से लेके 2 तक ही जा पा रहा है,
-1 से लेके 2 तक ही जा पा रहा है। वाई एक्सिस पे अगर शेडो लोगे तो कहां से कहां तक आएगी, शेडो को इमेजिन करो, ठीक है। अगर इतना सा ही ग्राफ बनाऊंगा 3 तक, तो शेडो मेरी आएगी -1 से लेके 2 तक, ठीक है। तो अगर -1 से लेके 2 तक मेरा शेडो आया, मतलब आउटपुट आया, तो क्या वो एफ एक्स एक्सेप्ट कर लेगा? क्या खुशी से कर लेगा, क्योंकि उसको -1 से लेके 3 तक चल रहा है। आप बोल रहे हो मैं आपको -1 से लेके 2 तक ही दूंगा, तो बोलेगा ठीक है, ये सारे इनपुट मुझे चलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा जो अब डोमेन हुआ, किसका डोमेन? डोमेन हुआ मेरा f ऑफ gx का, वो हो गया -2 से लेके 3 तक, क्योंकि जब मैं -2 से लेके 3 तक g में इनपुट देता हूं, तो -1 से लेके 2 तक वो आउटपुट देता है, और ये जो आउटपुट g देता है वो f अलाउ कर देता है, ठीक है। इसलिए -2 से 3 हमारा हो गया डोमेन। लेकिन अभी देखते हैं कि रेंज क्या आएंगे, क्योंकि मैं बस इतना ही इनपुट दे पाया, तो आउटपुट बस -1 से 2 तक ही जा पाया, तो f को -1 से लेके 2 तक ही मिला, ठीक है। f को -1 से लेके 2 तक ही मिला, -1 से लेके 2 तक, मतलब ग्राफ कितना बना उस केस में? इतना ही ग्राफ बना। ये जो मैंने रेड से ओवरलैप किया है, बस उतना ही ग्राफ बना। तो अगर उतना ही ग्राफ बना है, तो अल्टीमेटली आउटपुट फिर कितना आएगा वो चेक कर लेते हैं। ये लोअर मोस्ट पॉइंट क्या था इसका? -1 था। हाईएस्ट पॉइंट कितना था इसका? 2 था। तो -1 से लेके 2 तक ही आपका फिर आउटपुट आ पाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं जी का आउटपुट रिस्ट्रिक्ट कर दिया -1 से लेके 2, तो एफ को -1 से लेके 2 ही मिला। तो अब मैं देख लेता हूं कि उस केस में वाई एक्सिस पे कहां से कहां तक शैडो बनी, ठीक है। ऑल्दो काफी टाइम लगा ये पूरा सोचने में, लेकिन अगर आपको ग्राफ बनाने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है तो ये बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम क्या चाह रहे थे, हम ये मेथड भी समझना चाह रहे थे, ठीक है, ग्राफिकल मेथड, जिसका यूज करके हम कंपोजिट फंक्शन के डोमेन रेंज तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देखना, आई गारंटी कि आपको समझ में आएगा पक्के से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक और क्वेश्चन है, ये भी आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आई वुड आस्क यू टू प्रैक्टिस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये जेई का ही क्वेश्चन है, और ये बिल्कुल डराने के लिए बना हुआ क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप बस इसको ध्यान से पढ़ो और पढ़ के समझने की कोशिश करो कि ये सब लिखा हुआ क्या है। बहुत सारा कुछ कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन कुछ भी लिखा हुआ नहीं, ठीक है। लेकिन जेई ऐसे ही काम करता है, तो आपको भी इसके साथ इस तरह के एक्सप्रेशन के साथ में कंफर्टेबल होने की जरूरत है बस, ठीक है। कंसेप्ट जो अभी हमने इसके पहले 4-5 क्वेश्चन में डिस्कस किए ना, उससे भी सिंपल कंसेप्ट लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा एक आधा कंसेप्ट लास्ट लेक्चर का लग सकता है, ठीक। चलो तो आगे बढ़ते हैं। एक और छोटा सा कंसेप्ट होता है ना। अच्छा, तो कंपोजिट फंक्शन में इतना ही था हमारे पास। हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, आइडेंटिकल फंक्शन या फिर इक्वल फंक्शंस क्या होता है वो समझना चाह रहे हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है ना, 2-3 लाइन का ही कंसेप्ट है, समझो इसको ध्यान से। क्या होता है, दो अलग अलग फंक्शंस हैं अगर आपके पास एफ एक्स जी एक्स, ठीक है, तो वो इक्वल कब कहलाएंगे, बस इतना सही हम जानना चाह रहे हैं, ठीक है, कि दो फंक्शंस इक्वल कब होते हैं। तो कंसेप्ट ये है कि उनका डोमेन एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और तो और डोमेन में जितने भी पॉइंट्स हैं उन हर पॉइंट पे आउटपुट एग्जैक्टली सेम आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसका भी डोमेन 1 से लेके 2 है और उसका भी डोमेन 1 से लेके 2 है, लेकिन दोनों में 1 से लेके 2 में आउटपुट कुछ और ही आ रहा है, ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है। 1 से लेके 2 अगर दोनों का डोमेन है तो 1 पे एग्जैक्टली वही आउटपुट आना चाहिए जो दोनों का आ रहा है, ठीक है। 2 पे एग्जैक्टली दोनों का सेम आउटपुट आना चाहिए, 1.5 पे दोनों का एग्जैक्टली सेम आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। तो सभी कुछ बिल्कुल जब सेम होगा ना, तभी वो फंक्शंस इक्वल होंगे। तो इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं कि बेसिकली दोनों का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो सेम ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। ये सबसे शॉर्ट तरीका है इसको समझने का। दो फंक्शंस के ग्राफ अगर एग्जैक्टली सेम है तो वो फंक्शंस इक्वल है। अब जैसे आपने बोल दिया ग्राफ सेम है, मतलब उनका डोमेन एग्जैक्टली सेम है और वो डोमेन वाली वैल्यूज के लिए आउटपुट भी एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, तभी ग्राफ इक्वल बनेंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास, ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फंक्शंस आर आइडेंटिकल, ठीक है, या फिर इक्वल। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फंक्शंस आर आइडेंटिकल और इक्वल, ठीक है। दिखने में बहुत ही आसान लगता है ना। तो ln ऑफ एक्स स्क्वायर और 2ln x, क्या ये दोनों फंक्शंस आइडेंटिकल हैं? मेरे एक्सपीरियंस है मोर देन 80% स्टूडेंट्स पहली बार में तो यही कहते हैं कि हाँ ये आइडेंटिकल है, ठीक है।
लेकिन ये आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। हम सबको पता है लॉग की प्रॉपर्टी कि ये जो 2 है ये उठ के नीचे आ जाएगा और एग्जैक्टली ऐसा एक्सप्रेशन बना देगा, ठीक है। लेकिन जब हम ये बोल रहे होते हैं तो उसमें हिडन ये होता है कि x ऑलरेडी डोमेन में लाई करने वाले पॉइंट है बस, ठीक है। तो अगर मैं ये बोल दूं कि ये बस x ग्रेटर देन 0 की बात कर रहा है तब तो आइडेंटिकल है, ठीक है। लेकिन ध्यान से सोचो, अगर मैं इस फंक्शन में, पहले वाले फंक्शन में fx में -2 डालूंगा तो भी वो इनपुट ले लेगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ln4 का आउटपुट होता है, ठीक है। लेकिन जो सेकंड वाला gx है उसके अंदर -2 थोड़ी जा सकता है। जैसे आपने बोला कि इसमें जा सकता है उसमें नहीं जा सकता, इसका मतलब इन दोनों का डोमेन तो अलग अलग हो गया। डोमेन अलग अलग हो गया तो फिर ये आइडेंटिकल फंक्शन हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो प्रॉपर्टी तो है, प्रॉपर्टी लगती भी है, लेकिन वो हिडन क्या है कि डोमेन वाली रिस्ट्रिक्शंस पहले तो सेटिस्फाई होनी चाहिए तो प्रॉपर्टीज लगती है, ठीक है। तो पहला वाला एक्चुअली आइडेंटिकल फंक्शन का पेयर नहीं है, ठीक है। दूसरा वाला देखो, आई थिंक दूसरा वाला तो बहुत ही सिंपल हो गया, क्योंकि अभी अभी हमने यहाँ पर डिस्कस भी किया था कि √(x²) होता कितना है। तो √(x²) x नहीं होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। और एक बार इसको कंफर्म कर लो, √(x²) mod x होता है, ठीक है। तो ये क्वांटिटी एक्चुअली mod x है, ठीक है। तो mod x और x तो ऑब्वियसली बराबर नहीं है, ये तो सभी को दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये भी पेयर ऑफ आइडेंटिकल फंक्शंस नहीं है, ठीक है। इस केस में दोनों का डोमेन सेम है, आ रही बात समझ में, दोनों का डोमेन सेम है। दोनों का डोमेन क्या है, आर, कोई भी वैल्यू डालो दोनों चल रही है इसको। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो आउटपुट आ रहे हैं वो अलग लगा रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं -2 डालूंगा तो ये एक्चुअली स्क्वायर करके अंडररूट करके +2 आंसर देगा, ठीक है। -2 डालने में +2 देगा, जबकि -2 डालने पे ये दूसरा वाला तो -2 ही दे है ना। तो ये दोनों एक्चुअली क्या हो गया, डोमेन सेम है लेकिन रेंज अलग अलग है। अच्छा ये बताओ, sec² x tan² x, ये फॉर्मूला याद है क्या, sec² थीटा tan² थीटा कितना होता है, 1 होता है ना। तो ये यहां लिखा हुआ है और ये यहां लिखा हुआ है, क्या ये दोनों इक्वल है क्या, तो ये भी इक्वल नहीं है एक्चुअली, ठीक है। ये आइडेंटिकल फंक्शंस नहीं है, वो आइडेंटिटी तो सही है, मैं उसको गलत नहीं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वहां भी हिडन है, ठीक है, कि x कौन से लेने होते हैं, जो डोमेन में है वही लेने होते हैं ना, ठीक है। तो हम कभी भी π/2 यूज करके थोड़ी बोलते हैं ऐसा कि sec² π/2 tan² π/2 = 1, ये तो कभी नहीं बोलते हैं ना, क्योंकि दोनों को ही π/2 इनपुट नहीं चाहिए होता है, आ रही बात समझ में। तो आइडेंटिटी जो है sec² थीटा tan² थीटा = 1, उसमें हिडन क्या है कि दोनों का एक्चुअली जो इनपुट है थीटा या x, जैसे इस केस में वो डोमेन वाले वैल्यूज होना चाहिए तो ही वो वैलिड है, ठीक है। तो ये भी एक्चुअली पेयर आइडेंटिकल का नहीं है। तो अब लास्ट वाला हो सकता है क्या, होगा ही, अगर ऐसा क्वेश्चन बना तो यही होगा। लेकिन ये क्यों होगा, क्योंकि सी के जैसा ही है ये, ठीक है, ये सी के जैसा ही है, लेकिन बस डिफरेंस क्या हुआ है कि हमने इंस्टेड ऑफ राइटिंग द आइडेंटिटी sec² थीटा tan² थीटा = 1, उसको थोड़ा सा tan² को उस साइड ले गए और तब लिखा कि sec² थीटा = 1 + tan² थीटा, ठीक है। और अगर आप याद करोगे तो आपको एक्चुअली आइडेंटिटीज बुक में ऐसी लिखी हुई मिलती है, कभी भी आपको माइनस वाली मिलती नहीं है। हम ऐसे याद करते हो बात अलग है, ठीक है, लेकिन मिलता क्या है हमें हमेशा sec² थीटा = 1 + tan² थीटा, ऐसा मिलता है हमें, है ना। लेकिन sin² थीटा + cos² थीटा = 1 मिलता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि अब सही हो गया ना, अब एक्चुअली आइडेंटिकल भी हो गए, क्योंकि LHS में जो लिखा हुआ है वो भी एग्जैक्टली उन्हीं पॉइंट्स पे नॉट डिफाइंड है जो राइट हैंड साइड वाले नॉट डिफाइंड है, ठीक है। और ये आपस में तो इक्वल है ही ना, इक्वल तो है ही, प्लस अब LHS और RHS के डोमेन भी सेम हो गए, ठीक है। क्योंकि डोमेन सेम हो गए और ये आपस में इक्वल है, इसलिए ये आइडेंटिकल फंक्शंस हो जाएंगे, ठीक है। तो आइडेंटिकल फंक्शंस में कुछ ज्यादा नहीं होता है, बस ये थोड़े से जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करने की जरूरत पड़ती है हमें। तो आई होप आपको समझ में आई है बातें, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन एंड इक्वल फंक्शंस, दो चीजें हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करी है, ठीक है। तो होमवर्क क्वेश्चन तो लेना पड़ेगा जाने से पहले, ठीक है। तो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन फॉर टुडे। fx = कुछ तो दिया हुआ है ना, क्लैरिटी के लिए x ≠ -1 दिया हुआ है। देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा f of fx = x, ऐसा पूछना है। तो f of fx पहला क्वेश्चन यही किया था हमने, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको करते आ जाएगा, आई बात समझ। चलो, तो आई होप आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, है ना। और अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो जरूर उसको लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, बिकॉज वी आर ऑन अ मिशन टू एक्चुअली प्रोवाइड यू क्वालिटी कंटेंट फॉर फ्री, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा मोटिवेट करो, है ना, सब्सक्राइब करो,
बेल आइकन प्रेस करो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव सेशंस को अटेंड करो ताकि आपको बेनिफिट मिले, ठीक है। आज जो भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो आपको डाउनलोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे टेलीग्राम पे आओ, है ना, हमारे साथ जुड़ो, सभी स्टूडेंट्स के साथ जुड़ो जो ऑलरेडी हमारे साथ यहाँ इस ग्रुप पर हैं, ठीक है, tinyurl.com/JEE live chat, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और फंक्शंस के कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। टिल देन गुड बाय।